हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम एक एक प्रैक्टिकल लेके चलेंगे और उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या होता है, और साथ में उसके वाइवा की क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे, ठीक है। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। आपका जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है बेटा, वो है आपका बार पेंडुलम, ठीक है। मुझे पता है कि ये बहुत इजी है, लेकिन आपको आना भी चाहिए। एक बार दोबारा से सुन लो, क्योंकि आपके पास जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो इतने इनफ नहीं है। जो आप, क्योंकि मेरे को पता है कि उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं रहेंगे आपके वाइवा में। जो एग्जामिनर आएगा वो कहीं से भी पूछ सकता है, तो उससे एक्स्ट्रा ही थोड़ा सा ध्यान में रखो चीजों को, क्योंकि वो इतने क्वेश्चंस नहीं बता पा रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो इनको जरूर ध्यान से सुनो, ठीक है। और जो आपकी एक्सप्लेनेशन में इसके अंदर बता रही हूँ, एक बार उसको जरूर सुनना कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि हमारा जो मेन एम है वो बार पेंडुलम नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग बार पेंडुलम। तो बार पेंडुलम का मैंने यहाँ यूज किया है किसको कैलकुलेट करने के लिए, जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। वैसे हमें पता है कि मेनली हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। हमें यहाँ पे भी इसी के अप्रॉक्स या एग्जैक्ट आ जाता है, तो द बेस्ट है। हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और किसकी हेल्प से कर रहे हैं, बार पेंडुलम की हेल्प से कर रहे हैं। अब बार पेंडुलम जो होता है बेटा, वो हमारा इस तरह से होता है। सबने देखा हुआ है, कॉलेज में देखा है सबने, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए, राइट। उन्होंने देखा है कि यहाँ एक वॉल होती है, वॉल के साथ में यहाँ पे स्पेस है, इसके साथ इसको अटैच करने के लिए, इसके अपराइट को यहाँ पे हैंग करने के लिए, ठीक है। और इसका जो अपराइट का जो मेन वाला फोकस है, यानी कि जो मेन इसका जो नुकीला पार्ट है, वो किसकी साइड में होता है, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की साइड में होता है। और यहाँ पे जो दूसरा आपका इसके अंदर एक और अपराइट डाला जाता है, वो किसका साइड में होता है, आपका यहाँ पे अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साइड में ही फोकस होता है, ठीक है। अब कईयों के बीच में ये भी माइंड में था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहाँ क्यों है, ठीक है, या इन ये जो पॉइंट है इसको क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक है। इसको समझाने से पहले मैं एक बार ही आपको सिंपल पेंडुलम का दिखाना चाहती हूँ कि सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या होता है बेटा। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है, जहां से हम एक थ्रेड को हैंग करवाते हैं। ये हमारी थ्रेड हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉब लिया हुआ है, और इसी के ऊपर ये, इसी बॉब को मैं क्या करवा रही थी, ऑसिलेट करवा रही थी, ठीक है। और इसी के ऊपर ही, ये बॉब के ऊपर ही हमारा फोर्स लगता है जिसको ऑसिलेट करवा रहे हैं। तो वो फोर्स कितना हो गया, एम ए। अब ए तो रहेगा नहीं क्योंकि अपनी डिस्टेंस चेंज कर रहा है, तो जी हो जाएगा। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के उस पे बेस पे बताएंगे, तो ये एम जी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना सिंपल पेंडुलम के केस के अंदर क्या होता है, हमारा सिंपल पेंडुलम के केस के अंदर जो मास आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो आपका पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन होता है वो सेम पॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये वाला हो गया। यहाँ पे हम इसको हैंग इस साइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो तो यहाँ वाला, चाहे आप ए साइड लेके चल रहे हो चाहे बी साइड ऊपर कर रहे हो, तब बी साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया। अब क्योंकि इसके अंदर तो सारा का सारा वेट जो था वो आपके बॉब के उसमें था, इसीलिए आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो मैंने वहीं कर दिया। लेकिन जब हम बहुत सारे पार्टिकल्स या बहुत बड़ा चीज का बात करते हैं, तो आपने एक रेक्टेंगुलर लैमिना के अंदर पढ़ा होगा कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, उसके सेंटर में। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर लैमिना की जैसे ही है, तो इसका सेंटर ऑफ जो इसका सेंटर होगा वो कहाँ होएगा बेटा, सेंटर यहाँ होएगा। तो इसीलिए मैंने इसके सेंटर वाले पॉइंट को क्या कह दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह दिया, ठीक है। अब इसके हमें क्या करना होता है, अब इसके पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एक्चुअली में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लेके चलते हो, इसके साइड और दूसरे साइड में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। इसीलिए पूरे एक बार पेंडुलम के अंदर कितने पॉइंट्स आपके, 19 होते हैं। एक पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है, और उससे
अप और उसके डाउन कितने होते हैं आपके इक्वल पॉइंट होते हैं, वो कितने हो जाएंगे 9 होल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बार पेंडुलम के लिए था और ये आपका सिंपल पेंडुलम के लिए है, क्योंकि जब बार पेंडुलम के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं बेटा तो हमें सिंपल पेंडुलम के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पेंडुलम्स के ही टाइप हैं, तो ये कई बार इसके अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इसका है टाइम पीरियड, तो हम कैसे निकालते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G करके निकाल लेते हैं। तो हमें सारी चीजें इसके अंदर पता होना चाहिए। किसका बताया मैंने अभी, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बताया है। इसका हम देख लेंगे आगे करेंगे तब। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हमें इसके अंदर करनी है। ठीक है, तो पहले अब जो आपने यहाँ पे देखा था इस तरीके से, तो हमें क्या करना है, देखो इसके अंदर ये एक ए साइड थी, ये एक बी साइड थी। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया होगा, ठीक है, ये माइग्रेशन करके आए होंगे यहाँ पे, तो उनके लिए है ये। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, ए पॉइंट को हम ऊपर हैंग करते हैं और इसका डिस्टेंस देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अब हमें पता है कि वन होल टू अनदर होल डिस्टेंस कितना होता है, 5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, डिस्टेंस फिक्स ही रहेगा क्योंकि ये इक्वल उसमें डिस्टेंस में बोल रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर का हो गया। हमारे वाले उसमें कितने हैं, टोटल 19 पॉइंट्स हैं। अगर कहीं ये वाला नहीं है और बीच में गैप दिया होगा, उसका मतलब बीच में एक लाइन लगाई होगी, तो 9 पॉइंट ऊपर और 9 पॉइंट नीचे ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है, और अगर 19 है तो एक पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है, 9 अप एंड 9 डाउन आप लेके चलोगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कंसिडर ऐसे करते हैं, हमारी जो नोटेशन थी हम जब कर रहे थे, तो ये फर्स्ट पॉइंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इस तरीके से कर रहे थे। तो जितना हम इसके दूर जा रहे थे, जब रीडिंग ले रहे थे, तो हमने देखा जितना दूर है हम, तब जो टाइम पीरियड आपका इसके अंदर आता है, जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो वो कम आता है। जितना हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास जाते जाएंगे, हमारा टाइम पीरियड कितना होता जाएगा बेटा, ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इसी चीज को प्रैक्टिकल के अंदर लिखा, जैसे उन्होंने पूरी टेबल बनाई हुई थी वैसे बना रहे थे। एक बारी एक ए साइड को ऊपर रखेंगे, फिर ए साइड आपका डाउनवर्ड आ जाएगा और बी को ऊपर करेंगे। ठीक है, और फिर इसके ऑसिलेशंस करेंगे। राइट, अब इसके अंदर क्या करना है, इस तरीके से आपको करना है। नंबर ऑफ हॉल्स मैं बता चुकी पहले, 9 के हॉल में, फिर 8 7 6 इस तरीके से करते जाएंगे 1 तक। ठीक है, आपके डिस्टेंस आपको पता है, बता ही दिया मैंने, हर उसमें कितने होते हैं, 5 सेंटीमीटर का गैप है, इसीलिए 9 के लिए अगर 9th होल पे करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 दैट मीन्स 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बार साइड का जो आपका बार पेंडुलम है, उसका ए साइड आपने अप किया हुआ था। अब देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसमें जो हमारी एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम क्या काम करते हैं, एक ही एक्सपेरिमेंट को 2 या 3 बार परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको 2 बार परफॉर्म किया, इसका मतलब क्या हुआ, 9th होल के लिए जब आपने 20 ऑसिलेशंस करवाए थे, वाइब्रेशंस करवाए थे, तब आपने इसकी रीडिंग 9th होल के लिए यहाँ पे भी ली, यहाँ पे भी ली। कब, जब आप ए साइड के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, फिर उसका आपने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया, और 20 सेकेंड्स के लिए वो मीन था, तो आपको पर सेकेंड निकालना है, तो पर सेकेंड के लिए आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद साइड बी को आप अप कर दोगे और इसी तरीके से यहाँ पे कर दोगे। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है आपका, इस तरीके से आएगा, साइड ए के लिए और साइड बी के लिए। मैंने बताया था जब डिस्टेंस आपका दूर होता है, यानी कि 9th होल यहाँ था, 9th होल यहाँ था। ठीक है, 9th होल के बारे में बात कर रहे हैं, ये किसके उसमें है, टाइम पीरियड है, ये क्या है आपकी जो जा रही है वाई एक्सिस पे, टाइम पीरियड है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या लेके चल रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रेविटी, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जैसे ही हम ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं तो टाइम पीरियड आपका कम लगता है, जैसे ही हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास जाते जाते हैं तो हमारा टाइम पीरियड ज्यादा आने लग जाता है। तो ये भी हमारा यही वाला ही शो कर रहा है। ठीक है, अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमारा फॉर्मूला कितना है, g इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर l बाई टी का स्क्वायर। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर एल बाई जी। इसका मतलब टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, वही है जो बार पेंडुलम के लिए था, सिंपल पेंडुलम के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा टाइम पीरियड का, तो इसके अंदर वो वाला लग जाएगा। अब ये कहता है लेंथ कौन सी लेनी है, ये देखो। ठीक है, तो ये वाली लेंथ हमें कौन सी, कई बच्चे ये सोचते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है ना बेटा, ये हमारी देखो लेंथ पूरी कौन सी है, P से R तक की है। क्यों लिए ये, क्योंकि P से लेके इस, मान लो मैंने ये पॉइंट O ले रखा है। ठीक है, मैंने ये इस पॉइंट को सपोज X ही कंसिडर कर लिया, या कोई भी
टी मान लो, ठीक है। चलो टाइम पीरियड ये हो गया, तो इसको क्या मानोगे आप, इसको मान लो आप ए मान लो, ठीक है। तो ये सपोज आपका ए पॉइंट था, तो पी से लेके ए पॉइंट जो है वो तो आपका कौन सा पॉइंट हो गया, आपका जो डिस्टेंस था आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वही पॉइंट आ गया। लेकिन हमें तो ऑसिलेशन का भी तो कवर करना था कि उसने ऑसिलेशन करके टोटल टाइम कितना लिया, है ना। तो टोटल टाइम उसने कितना लिया, आर तक का। तो यहाँ से लेके ये कौन सा हो गया, ए से लेके आर तक का ऑसिलेशन का है। इसका मतलब पी से लेके आर तक की आपकी एक डिस्टेंस बनी है, एक लेंथ बनी है। इसी तरीके से क्यू से लेके एस तक की आपकी दूसरी लेंथ बनेगी इसके अंदर। अब हमने कहा था क्योंकि एक से तो एक्यूरेसी आएगी नहीं, तो हमने यहाँ पे दो लेंथ निकाल ली, इसीलिए ए साइड और बी साइड करके दो लेंथ निकाल ली हमने, और उन्हीं दोनों का क्या कर दिया, मीन कर दिया। तो हमारी मीन लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। पर सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्या कर रखा था, यहाँ पे हर पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिए थे, ठीक है। तो जो पॉइंट्स आपका यहाँ पे देखो, जो पॉइंट हमारा इन एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इन पे अगर इन दोनों ही ग्राफ के 4 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उसी पॉइंट का जो टाइम पीरियड है मैं वो यहाँ नोट कर लूंगी और उसी को ही मैं अपनी कैलकुलेशन में पुट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास रिजल्ट आएगा बेटा, वो ध्यान रखना कि टाइम पीरियड तो सेकंड में है, लेकिन डिस्टेंस आप सेंटीमीटर में लेके चल रहे थे। तो मेरे को जो ग्रेविटेशन, जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है, वो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर में चेंज कर दीजिएगा इसको, वो आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ जाएगी, ठीक है। ज्यादा इसमें एरर के चांसेस नहीं होते, अप्रोक्सीमेटली सेम ही आता है। ये 9.6 आ जाएगा, किसी का 9.7 या 9.8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एरर भी फाइंड आउट कर सकते हो। एरर क्या होता है, एग्जैक्ट माइनस में एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट इनटू में 100, ठीक है। तो 9.8 आपकी एग्जैक्ट है, तो 9.8 सपोज आपकी 9.6 एक्सपेरिमेंटल से आई है, तो 9.8 माइनस 9.6 डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू 100 करके आप उसका एरर फाइंड आउट कर सकते हो। अब कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, मैम इसके अंदर हमारी 9.6 आ गई लेकिन 9.8 होता है, तो हम इसकी वैल्यू को क्या लेके चले, इसका एरर इतना आ गया। तो ये ठीक है बेटा, आप हमेशा कैलकुलेशन करके देखना, आपकी वैल्यू अगर 10% से लेस है, 10% या 10% से लेस है, तो वो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो ठीक माना जाएगा, ठीक है। 10% से लेस एरर जो है वो आपकी ठीक मानी जाती है, करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब हम अपने वाइवा के क्वेश्चंस करते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट आपका है इसके अंदर, डिफाइन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मैंने जैसे आपको शो किया था, क्या होता है, एक बॉब होता है जो पर्टिकुलर किसी थ्रेड से मैंने हैंग किया हुआ था, ठीक है। वो जो थ्रेड होती है आपको पता है वो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करती, इसका मतलब इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल पेंडुलम क्या है, आपका एक आइसोलेटेड पार्टिकल है जो कि आपने वेटलेस फ्लेक्सिबल एंड इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ है विद ए फ्रिक्शन लेस सपोर्ट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, जी तो यही डिफरेंस है कि जी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू तो हमारी चेंज होती रहती है। और जब हम इसके ऊपर अर्थ के सेंटर पे जाते हैं तो वहां पे तो इसकी वैल्यू जीरो भी हो जाती है। तो अगर वो जीरो जाती है, इसका मतलब मैं यहाँ पे कहूँ कि अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जी की वैल्यू जो हमारी है वो कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे जीरो हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how the value of g changes as we move from the surface towards the center of gravity of the earth। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर वैल्यू जीरो होती है, तो जैसे मैं उसकी टुवर्ड्स जा रही हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम जाती जानी चाहिए, ठीक है, डिक्रीमेंट में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर आपके पास है एम्पलीट्यूड डिफाइन करना है, ऑसिलेशंस डिफाइन करना है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड डिफाइन करना है। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, देखो आपने यहां से क्या किया था, ये आपकी मीन पोजीशन थी, ठीक है। इससे यहां तक इसको प्लेस किया था और फिर आपने ऐसे करा था ऑसिलेट उसको, ठीक है। तो मीन पोजीशन से ये आपकी मीन, जैसे आपका ओरिजिन हो गया, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस यानी कि एम्पलीट्यूड ये हो गया, ठीक है। और एक ऑसिलेशन किसको बोलोगे, जितना वो यहाँ तक एक्सट्रीमम तक आप लेके गए थे, आप एक ओरिजिनल पॉइंट मान के चले हो, तो यहाँ से पूरा होने के बाद दोबारा यहीं आ जाना क्या कहलाएगा, उसका ऑसिलेशन कहलाएगा, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड, यानी कि नंबर ऑफ, यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस पर सेकंड कितनी हो रही है वो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है, वन वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम टेकन है, न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है ना, तो इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है कि कितना टाइम आपके वन वाइब्रेशन के लिए लिया, वो क्या हो गया आपका टाइम पीरियड। ठीक है, इसी से ही हम इसको बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का रिलेशन, एफ इज इक्वल टू 1/t, यानी कि न्यू इज इक्वल टू 1/t। अब ये कह रहा है इसकी यूनिट क्या हो गई भाई, यूनिट बताओ पर सेकंड। आप यहाँ पे यू कह रहे हो कि 1/t है, इसका मतलब पर सेकंड इसकी हो गई, पर सेकंड को क्या बोलते हैं, हर्ट्स भी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो गई पर सेकंड या फिर आपकी हर्ट्स हो जाएगी। ठीक है, साइकिल पर सेकंड, वाइब्रेशन पर सेकंड या फिर हर्ट्स, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद ये कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड पेंडुलम। अब ये क्या है, एक टाइप ऑफ पेंडुलम है। ठीक है, जैसे हम आपका कंपाउंड पेंडुलम पढ़ते हैं, सिंपल पेंडुलम पढ़ते हैं, बार पेंडुलम पढ़ते हैं, ऐसे सेकंड पेंडुलम है, वहां पे टी की वैल्यू 2 हो जाती है बेटा। ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की फिक्स है 0.5 हर्ट्ज आ जाएगी। अब लेट आपके लिए एक न्यूमेरिकल है, let the time period of the simple pendulum is 4 seconds at the place where g is equal to this. What will be the time period if we place g is equal to 100 centimeter per second? अगर हम यहाँ पे कर दे तो कितना आएगा, तो आप सबको पता है g is equal to 4 पाई का स्क्वायर l by t स्क्वायर होता है। इसको ठीक कर लेना, 4 पाई का स्क्वायर l by t स्क्वायर होता है। सारी वैल्यूज आपको पता है, g की वैल्यू को आप यहाँ से क्या करोगे, t की वैल्यू को फाइंड आउट कर दोगे। ठीक है, t की वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि जो अर्थ है, ग्लोब है, ग्लोब का इक्वेटर एंड पोल हमारे पास दो पार्ट्स हैं। तो ये कहता है जी की वैल्यू किसके ऊपर मैक्सिमम आती है, तो पोल्स के ऊपर क्या आती है आपकी, मैक्सिमम आती है। उसके बाद ये कहता है टाइम पीरियड विल इंक्रीज और डिक्रीज इफ वी यूज द हैवियर बॉब। अगर मैं हैवी बॉब लेके चल रही हूँ, जो सिंपल पेंडुलम है उसमें, तो मेरे पास टाइम पीरियड में इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट। तो आप सबको पता है उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g होता है। यहाँ मास का तो कोई रोल ही नहीं है, रोल नहीं है तो आप बॉब का मास कैसा भी लेके चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू रिप्लेस द थ्रेड बाय द मेटालिक वायर। क्या आप रिप्लेस कर सकते हो थ्रेड को कोई भी मेटालिक वायर से, तो हम कहेंगे नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें कैसी चाहिए, एक फ्लेक्सिबल वायर चाहिए, और मेटालिक वायर कभी भी फ्लेक्सिबल थोड़ी सी नहीं हो सकती। मैं यू भी नहीं कह सकती कि मैं रबर बैंड यूज कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि रबर बैंड तो फिर एक्सटेंसिबल हो जाता है। ठीक है, वो एक्सटेंड भी कर सकता है, तो वो भी नहीं ले सकती। और मैं कैसा चाहती हूँ कि थ्रेड की तरह थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे, ना बढ़े भी ना वो। ठीक है, तो इसीलिए हम इसके लिए क्या प्रेफर करते हैं, थ्रेड को यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका वही क्वेश्चन आ गया ये तो, है ना, कि रबर बैंड को यूज कर लो, तो हम कहेंगे नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सटेंडेबल होता है, और हम एक्सटेंडेबल को यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। फिर कहता है कि क्रिकेट बॉल को यूज कर लो भाई बॉब की जगह, नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये कहता है हाउ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम इंटरचेंज इनटू ईच अदर विद ड्यूरिंग वाइब्रेशन। अब ये क्वेश्चन देखो, हमारा ऑसिलेशन ऐसे जा रहा है, मैंने पर्टिकुलर हाइट दे दी, हाइट पे तो वेलोसिटी जीरो होगी, इसका मतलब हाइट है यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक है, तो सारी की सारी एनर्जी जो काइनेटिक थी वो पोटेंशियल में चेंज हो गई। जैसे मैं नीचे आती जा रही हूँ, हाइट कम होती जा रही है और वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी इस पॉइंट के ऊपर क्या हो गई, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। फिर ऐसे जाऊंगी तो फिर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, वो मैक्सिमम, काइनेटिक जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ऐसे क्या करते हैं हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक और काइनेटिक में पोटेंशियल में चेंज करते रहते हैं। फिर ये कहता है फ्रॉम वेयर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड। तो कहाँ से मेजर करते हैं लेंथ, अपनी सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की हम मेजर करते हैं। जैसे आपने इसके लिए बॉब के लिए करना चाहो, या फिर जो आपका बार पेंडुलम है उसके लिए भी, तो आप जैसे नाइन्थ होल, सेकंड होल के लिए निकाल रहे हो, तो सेकंड होल को ऊपर आप फिक्स करते हो। ठीक है, और उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऐसे ऑसिलेशन निकालते हो, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर आपकी बुक के हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट थे, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर सारे रिपीटेड हैं, मेन जो है वो बता देती हूँ। जी इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, नहीं ये चेंज होते इसीलिए यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है।
जी की वैल्यू आपकी यूनिट एंड डायमेंशंस बतानी है आपकी, तो जी क्या होती है आपकी मीटर एक्सेलरेशन की जैसी होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसमें लिखोगे सीजीएस में तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन कितना हो जाएगा, क्योंकि मास तो है ही नहीं इसीलिए कितना हो जाएगा, मीटर है तो L1 हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर है पर सेकंड स्क्वायर तो T की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, जी के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ कितनी होती है 0 होती है। मून के ऊपर कितनी होती है 1/6 टाइम होती है अर्थ के। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको पता ही है कि जी की वैल्यू अपनी चेंज होती रहती है, कैसे पोल के ऊपर तो मैक्सिमम जाती है और इक्वेटोरियल के ऊपर मिनिमम हो जाती है, डिक्रीज करती रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूछ रहा है इसके अंदर डज व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो जो जो इसने पॉइंट्स बोले थे कि ये होना चाहिए सिंपल पेंडुलम के लिए, तो उन्हीं की वजह से हम क्या कहते हैं कि वो उसकी ड्रॉबैक्स है। क्यों इसने ये कह दिया एक्सटेंसिबल नहीं होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल, तो ये इसकी ड्रॉबैक है, मैं उसके अलावा कुछ नहीं ले सकती। फिर कह रहा है ये यहाँ पे कि यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, फ्लेक्सिबल लेनी है, तो फ्लेक्सिबल के अलावा जो हम लेके चल रहे हैं उसको भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और हमारी जो इसके अंदर एयर फ्रिक्शन की प्रेजेंस का ये क्या बोल रहा है कि ये ड्रॉबैक आती है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कैन यू रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इन प्रैक्टिस, क्या आप कर सकते हो हम, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है, वैसे तो हम कई बार इसके अंदर 9.8 की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कई कई बार निकल जाती है वैल्यू। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आइडियल चीज तो कोई भी प्रैक्टिस में मतलब लेके आना या उसको यूज करना वो पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हम आइडियल नहीं समझ सकते हैं। आप गैस बोलते हो, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन लगाते हो गैस की, आइडियल गैस की इक्वेशन, तो क्या ऐसी आपने देखी है कि वो हमारी स्टैंडर्ड होती है? आप यही कहते हो ना कि आइडियल कोई चीज एक्चुअली में लाई ही नहीं कर रही है यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, हम जस्ट हर चीज को मान के चल रहे हैं, कोई भी चीज वो नहीं है, आइडियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाउ आर जी एंड कैपिटल जी रिलेटेड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड जी की वैल्यू कैसे रिलेटेड है, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होती है, आर हमारी डिस्टेंस होती है, जी हमारी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये उसका मास होता है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है जी और स्मॉल जी के बीच में क्या डिफरेंस है, यही है भाई कि जी तो हमारा वेरी करता है और कैपिटल जी नहीं करता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है स्मॉल जी कैसे वेरी कर रहा है आपका एल्टीट्यूड और डेप्थ के साथ, तो एल्टीट्यूड जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो तो डिक्रीज कर रहा है और डेप्थ के साथ ये इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है बट डू यू थिंक दैट योर एक्सपेरिमेंट गिव एक्यूरेट रिजल्ट, तो हम कहते हैं हाँ कई कई बार क्या हो जाता है हमारा एक्यूरेट 9.8 का 9.8 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि यहाँ पे तो ये तो कर ही लोगे, इफ यू टेक यूर पेंडुलम अपॉन अ हील विल यू ऑब्जर्व अ चेंज इन द पीरियड, तो हम ये कहेंगे हाँ हो गई, ऑब्वियसली सी बात है, हील के ऊपर जी की वैल्यू डिक्रीज करती है तो टाइम पीरियड कितना हो गया, इंक्रीज कर गया। क्यों, क्योंकि जी इज इक्वल टू कितना है 4 पाई का स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो टी की वैल्यू उधर जाएगी तो जी के क्या हो गई, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर जी डिक्रीज करेगी तो टी को इंक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब टाइम पीरियड यहाँ क्या करता है आपका इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, मोस्टली जितना मैंने देखा है लोगों को वाइवा लेते हुए, तो ये क्वेश्चंस मैक्सिमम पुट करते हैं स्टूडेंट्स के आगे, तो मैंने आपको इसीलिए ये सारी चीजें बताई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।